हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं हूं शमशेर अली और आप मुझे देख रहे हैं वीवो केमिस्ट्री चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग डिफिनीशन, फिर उसके एग्जांपल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां हमने हेडिंग लिखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन कहता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक अपने आयन एक्सचेंज करके यानी अदला बदली करके दो नए प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक जनरल सा एग्जांपल लेते हैं, तो अगर आपके पास AB एक्वस और CD एक्वस दो अभिकारक हैं, तो दोनों को जैसे एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो ये AC और फिर DB नामक उत्पाद का निर्माण करते हैं यानी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, जिसमें एक प्रेसिपिटेट यानी एक अवक्षेप होता है जबकि दूसरा एक्वस होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि जो भी अभिकारक इस्तेमाल किए जाते हैं वे या तो एक्वस होंगे यानी जलीय होंगे या वे लिक्विड होंगे यानी कि द्रव होंगे, तो ही ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, अन्यथा नहीं होगी। क्योंकि कभी भी द्विविस्थापन अभिक्रिया आयनों के एक्सचेंज होने के कारण, अदला बदली होने के कारण ही कंप्लीट हो पाता है। अगर हम यहां सॉलिड रखें, मतलब अभिकारक यानी रिएक्टेंट को सॉलिड रखें, इसको भी सॉलिड रखें, तो कभी भी ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता है, मतलब रिएक्शन शुरू ही नहीं होता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया उस केस में नहीं हो। तो ये तो रहा आपका जनरल एग्जांपल। इसमें AC और BD दोनों आयन एक्सचेंज करके और फिर AC और BD नामक पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। अब हम लोग जेन्युइन एग्जाम्पल जो NCERT के एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हम लोग अब NCERT में दिए गए एक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। इससे बेहद आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिर द्विविस्थापन अभिक्रिया होती कैसे। अगर हम सोडियम सल्फेट Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट का एक जलीय विलयन लेते हैं जिसकी क्वांटिटी 3 ml होती है, और फिर एक ऐसा ट्यूब है जिसमें बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं, तो इसकी भी क्वांटिटी 3 ml यानी 3 ml है। जब दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, तो मिक्स करने के बाद जैसे ही मिक्स करते हैं तो एक बड़े से ट्यूब में ये सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड में और फिर बेरियम सल्फेट में चेंज हो जाता है, जो सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है। अब देखिएगा आखिर ये रिएक्शन हुई कैसे। जनरल रिएक्शन लेते हैं, जैसे ये सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन, फिर बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन, जैसे ही इन दोनों को डालते हैं तो ये अपने आयन एक्सचेंज करते हैं सोडियम क्लोरीन के साथ और बेरियम सल्फेट के साथ आकर के मिलता है, और फिर सबसे पहले बेरियम सल्फेट
का प्रेसिपिटेट मतलब अवक्षेप का निर्माण होता है और इसका जो कलर होता है ये व्हाइट होता है। और फिर उसके बाद सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का निर्माण होता है। अगर हम कलर की बात करते हैं तो सोडियम सल्फेट का कलर व्हाइट, बेरियम क्लोराइड का भी कलर व्हाइट होता है। इसको हम लोग कहते हैं बेरियम क्लोराइड और इसको हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। इस बेरियम क्लोराइड को हम लोग बेरियम म्यूरिएट भी कहते हैं क्योंकि ये म्यूरिएटिक एसिड यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बना होता है। सोडियम क्लोराइड का जो कलर होता है ये एक्वस सॉल्यूशन में ये भी व्हाइट होता है, ये एक सॉल्ट होता है यानी लवण होता है। और इस रिएक्शन में जितने भी पदार्थ हमने इस्तेमाल किए हैं वो सब के सब सॉल्ट हैं यानी लवण है। अब सबसे अहम बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आखिर ये आयन एक्सचेंज हुआ कैसे, जरा देखिएगा। सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन में जैसे ही ये सोडियम सल्फेट अपने जलीय विलयन में सबसे पहले सोडियम केटायन और फिर सल्फेट आयन के रूप में टूटता है, फिर उसके बाद बेरियम क्लोराइड बेरियम केटायन और फिर क्लोराइड आयन के रूप में टूटता है। और फिर जैसे ही दोनों एक साथ मिक्स होते हैं तो मिक्स होने के बाद ये इसका पॉजिटिव चार्ज मतलब इसका धनायन इसके एनायन से और इसका धनायन इसके एनायन से जाकर के जुड़ता है, तो सोडियम क्लोरीन के साथ जाके जुड़ता है और बेरियम सल्फेट के साथ जाकर जुड़ता है, तो बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 इसके दो नेगेटिव चार्ज इसके दो पॉजिटिव चार्ज दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेते हैं, तो यहां बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है जो सॉलिड होता है। कैसा होता है? सॉलिड होता है। इसका कलर व्हाइट होता है, हमने ऊपर लिख दिया है। उसके बाद सोडियम का केटायन और क्लोराइड आयन दोनों आपस में मिलते हैं तो फिर NaCl का निर्माण करते हैं और ये एक्वस सॉल्यूशन के रूप में मौजूद होता है, इसलिए हमने यहां एक्वस लिख दिया। इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है, दोनों एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रल कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, तो फिर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड लवण का निर्माण होता है। तो आप पूरा एक्सपेरिमेंट और फिर सबसे अहम बात आयन एक्सचेंज कैसे हुआ है उसका आपने पूरा एक्सपेरिमेंट देखा। तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। 3 ml सोडियम सल्फेट को 3 ml बेरियम क्लोराइड के साथ जैसे ही मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन और फिर बेरियम सल्फेट सॉलिड स्टेट यानी प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप के रूप में यह बनता है। हमने जनरल रिएक्शन यहां लिखा है सोडियम सल्फेट फिर बेरियम क्लोराइड, बना क्या है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। इसका कलर व्हाइट होता है, बेरियम क्लोराइड का भी कलर व्हाइट होता है। बेरियम क्लोराइड को बेरियम म्यूरिएट भी कहते हैं क्योंकि यह म्यूरिएटिक एसिड जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं उसके विस्थापन अभिक्रिया से बनता है। बेरियम सल्फेट का कलर भी व्हाइट होता है और यह अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। और उसके बाद सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन के रूप में प्राप्त होता है जिसका कलर भी व्हाइट होता है। अब हमने यहां आयन एक्सचेंज रिएक्शन लिखा है। सोडियम सल्फेट को तोड़ा है तो यहां देखिएगा Na+SO4 2- के रूप में तोड़ा है। यहां रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये 2Na, फिर इधर भी हम 2Na लिख देते हैं। यहां से अगर हम लोग यहां इधर भी बैलेंस कर लें तो यहां 2Na लिख सकते हैं। क्लोरीन बैलेंस है, बेरियम बैलेंस है, सोडियम बैलेंस और सल्फेट बैलेंस, सबके सब बैलेंस है। अब देखिए यहां सोडियम क्लोरीन के आयन के साथ एक्सचेंज हो रहा है तो सोडियम क्लोराइड बना है और फिर बेरियम सल्फेट के आयन के साथ एक्सचेंज हो रहा है तो ये बेरियम सल्फेट बना है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आखिर एक द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आखिर होती कैसे। तो
इस रासायनिक अभिक्रिया में एक ठोस अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया का डिफिनीशन होता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो यही उसका एग्जाम्पल भी हो सकता है। तो अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अगर लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 ट्वाइस, इसको कहते हैं लेड नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन मतलब जलीय विलयन और पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन को एक साथ मिक्स करते हैं तो लेड आयोडाइड सॉलिड प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है और यह सॉलिड प्रेसिपिटेट मतलब ठोस अवक्षेप जल में अविलेय होता है। क्या होता है? जल में अविलेय होता है, जिसको हम लोग इनसॉल्युबल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल। अब देखिए, इसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 लवण का निर्माण होता है। इसको हम लोग कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। अगर हम कलर की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग व्हाइट या कलरलेस यानी रंगहीन या उजला लिख सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का कलर जो होता है ये भी व्हाइट होता है। लेड आयोडाइड का जो कलर होता है ये येलो यानी पीला रंग का होता है। कैसा होता है? पीला रंग का होता है। तो ये लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन में जैसे ही डालते हैं तो लेड आयोडाइड का निर्माण होता है और उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। तो ये भी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि लेड और आयोडीन दोनों अपने आयन एक्सचेंज करके लेड आयोडाइड बना रहे हैं और पोटेशियम और फिर नाइट्रेट आयन पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण कर रहा है। आखिर ये आयन एक्सचेंज होता कैसे? सबसे अहम बात ये है, किसी भी स्टूडेंट को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखने के लिए आपको आयन एक्सचेंज रिएक्शन लिखने आना चाहिए। कैसे लिखेंगे जरा उसके बारे में देखते हैं। ये लेड नाइट्रेट है, जब इसके एक्वस सॉल्यूशन से इलेक्ट्रिक चार्ज विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये लेड केटायन और फिर नाइट्रेट आयन NO3 माइनस के रूप में टूट जाता है। इसके दो रेडिकल हैं तो यहां हम 2 लिख देते हैं। अब यहां जरा चेक करते हैं, इस रिएक्शन को हमने अभी बैलेंस नहीं किया, यहां 2 लिख देते हैं और फिर यहां भी हम लोग 2 लिख देते हैं। फिर आयोडीन कितने हो गए? इधर 2 और फिर इधर कितने हो गए? लगभग 4 हो जाएंगे। तो जरा चेक कर लेते हैं। पोटेशियम 4, तो पोटेशियम कितना? 4। फिर लेड 2, तो लेड 2, पोटेशियम 4, पोटेशियम 4 हो गया। आयोडीन कितना? 4, तो आयोडीन 4। नाइट्रेट आयन का रेडिकल कितना? 2 बार 2 बार। इधर कितना? 2 और 2 4, तो फिर इधर भी 4, बैलेंस है। अब जरा देखते हैं, लेड नाइट्रेट को जब तोड़ते हैं तो लेड केटायन और फिर नाइट्रेट आयन के रूप में टूटता है। फिर पोटेशियम आयोडाइड को तोड़ते हैं तो ये K+ और फिर I- के रूप में टूटता है। 4 इसके रेडिकल्स हैं तो हम यहां 4 लिख देते हैं और फिर यहां नाइट्रेट कितने? 4, तो यहां हम 4 लिख देते हैं। लेड कितना? 2, तो 2 लिख देते हैं। पोटेशियम 4, आयोडीन भी कितना? 4। अब जरा देखिएगा रिएक्शन होता कैसे। लेड का ये केटायन आयोडीन के एनायन पार्ट से जाकर के जुड़ता है तो सबसे पहले लेड आयोडाइड का निर्माण होता है।
और ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बनाता है, तो इसलिए हमने नीचे की तरफ एरो मार्क दे दिया। अब जरा देखिएगा, उसके बाद पोटेशियम इस नाइट्रेट रेडिकल से जुड़ता है तो KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण करता है, और ये एक्वस होता है। तो एक्वस हमने यहां स्टेट ने लिखा क्योंकि ये सब के सब एक्वस स्टेट में ही होते हैं। तो ये पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण हो गया। तो ये एक आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, किसका? पोटेशियम नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का। इस रासायनिक अभिक्रिया में लेड आयोडाइड अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, ठोस अवक्षेप का निर्माण हो रहा है, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को भी हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। तो ये एक द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही, साथ ये एक अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, क्योंकि इस रासायनिक अभिक्रिया में ठोस अवक्षेप का निर्माण हो रहा है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन सोडियम सल्फेट के जलीय विलयन से जब रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट का अवक्षेप और फिर सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन का निर्माण होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन में किस प्रकार की अभिक्रिया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया, दूसरा प्रेसिपिटेशन यानी अवक्षेपण अभिक्रिया, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। अभी हम लोग इसी टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो अभी तो समझ आएगा कि भाई द्विविस्थापन के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग आराम से द्विविस्थापन का टिक लगाएंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन देख करके चलना है। यहां संयोजन अभिक्रिया कर रहा है तो संयोजन अभिक्रिया में 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, इसका मतलब 2 अभिकारक तो है लेकिन 2 उत्पाद है, क्रॉस, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अवक्षेपण, तो अभी आपने पढ़ा कि रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। आगे भी बढ़ते हैं। अब जरा देखिएगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है द्विविस्थापन। इस अभिक्रिया में 2 पदार्थ अपने आयन एक्सचेंज करके फिर 2 अलग अलग पदार्थों का निर्माण कर रहे हैं, तो ये द्विविस्थापन भी होगा। अगला ऑप्शन देखते हैं, केवल विस्थापन मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ऑप्शन पहले ही हम लोग टिक आउट कर चुके हैं। अब बात आती है कि भाई एग्जाम में तो ऐसे 4 ही ऑप्शन आपके पास होते हैं, A, B, C और D। तो आपका A ऑप्शन गलत है, D ऑप्शन गलत है, B और C दोनों आपके ऑप्शन सही हैं। लेकिन अगर आपसे एक ऑप्शन पूछा जाए कि एक ऑप्शन आप कौन सा टिक लगाएंगे, तो अगर केवल अवक्षेपण दिया तो अवक्षेपण टिक लगाइए, अगर द्विविस्थापन दिया अवक्षेपण नहीं दिया तो द्विविस्थापन पर टिक लगाइए। लेकिन अगर दोनों दिया और दोनों में से किसी एक को ही आपको चूज करना है तो आप द्विविस्थापन अभिक्रिया के ऊपर टिक लगाएंगे, यानी आपका सी ऑप्शन उसके हिसाब से सही होगा। लेकिन आपको अगर डायरेक्ट लिखना है तो आपका बी ऑप्शन भी सही होगा और सी ऑप्शन भी सही होगा। लेकिन ध्यान रहे कि अगर केवल द्विविस्थापन का एग्जाम्पल, अगर मतलब ऑप्शन में केवल द्विविस्थापन है तो आप द्विविस्थापन लगाएं, अवक्षेपण है केवल तो अवक्षेपण लगाएं, लेकिन दोनों दे तो आप केवल ये द्विविस्थापन ऑप्शन ही टिक आउट करेंगे। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा बार बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो आप लोग इसको ध्यान से बिल्कुल आप 1 से 2 बार जरूर अपनी नोटबुक में रिपीट कर लेंगे तो बेहतर होगा। अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, नाइट्रिक एसिड के एक्वस सॉल्यूशन और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो वाट प्लस H2O, रिक्त स्थान वाट को भरे। ऑप्शन दिया गया है यहां A, फिर B, C और D, C और D। अब जरा देखिएगा हम इसकी जगह भरेंगे क्या। ऐसे क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले इन दोनों को आयन के रूप में तोड़ लीजिए। आयन को तोड़ने के लिए इलेक्ट्रिक चार्ज प्रवाहित करते हैं तो ये H प्लस फिर NO3 माइनस के रूप में टूटता है, फिर प्लस तो प्लस कैल्शियम अपने केटायन के रूप में टूटता है, फिर हाइड्रोक्सी आयन है तो माइनस OH माइनस के रूप में टूटता है। अब यहां देखिएगा प्लस
और ये माइनस, क्या बनेगा H2O। तो ये H2O तो बन चुका है। अब जरा देखिएगा CaNO3 मतलब कैल्शियम नाइट्रेट, इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी 1, तो इसकी वैलेंसी NO3 के पास जाएगी और इसकी वैलेंसी कैल्शियम के पास जाएगी। तो बनेगा क्या, कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, नाइट्रेट की 1, तो ऐसे क्रिस क्रॉस करेंगे तो CaNO3 ट्वाइस बनेगा। तो इन चारों ऑप्शन में हम चेक कर लेते हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, CaNO3 ट्वाइस की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा, CaNO3 थ्राइस है, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, CaNO3 ट्वाइस, CaNO3 ट्वाइस। और ये प्रेसिपिटेट होता है जिसका कलर व्हाइट होता है, कैसा होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, यानी उजला अवक्षेप का निर्माण ये करता है, इसलिए इस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। और इसमें डी ऑप्शन सही होगा क्योंकि कैल्शियम नाइट्रेट का केमिकल फॉर्मूला CaNO3 ट्वाइस होता है। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन अगर बनाएं तो काफी आसानी से बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों का भी कुछ हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।